बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 में से है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ सेल। ठीक है, अब आपने देखा है, आपने सेल के जो ऑर्गेनेलिज्म उनके सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ लिए, तो उसमें आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन होती है? ऐसी मेम्ब्रेन्स होती है जो सिलेक्टिव चीज़ों को इनसाइड द सेल आने देती है। ठीक है, कुछ चीज़ों का सेल के अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती। ठीक है, अब जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल किस तरह से होती है, उसके लिए 3 मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं, डिफरेंट फिनोमेना यूज़ होते हैं, जिसमें डिफियन है, फैसिलिटेड डिफियन है, ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस है। ठीक है, इन फिनोमेना को यूज़ करते हुए मेम्ब्रेन्स के अंदर से कुछ चीज़ें जो हैं वो सेल के अंदर जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो सेल से बाहर आती है, ताकि जो सेल का इनसाइड इक्विलिब्रियम है मेंटेन रहे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है और किन फिनोमेना के थ्रू होता है? डिफियन, फैसिलिटेड डिफियन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये सारे फिनोमेनास जो हैं ये हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, इन फिनोमेना से मोस्टली जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। आपने इसमें याद क्या रखना है? इनकी डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल है इनकी आपने, और नोटबुक आपकी जो असाइनमेंट दी जाएगी उसमें भी आपने उसी तरह लिखना है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें डिफियन की। ठीक है, डिफियन कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है वो क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसनट्रेशन, जहाँ पे वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, वहाँ से मूव करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे उनकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, जो सब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, वो हर वक्त क्या होते हैं? मोशन में होते हैं, सिवाय जब वो 0 डिग्री केल्विन पे हो या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो। उसके अलावा हर मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट में होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन पे उनकी मोशन जो है वो स्टॉप हो गई होती है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जब मूव कर रहे होते हैं तो इनकी मूवमेंट किस तरह होती है? फ्रॉम एरिया ऑफ हायर टू लोअर कंसनट्रेशन होती है। और ओवरऑल जो होती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट पर लाने के लिए। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स बस होते हैं जो कि लोअर टू हाई जाते हैं, ऑपोजिट मूवमेंट होती है, लेकिन मोस्टली जो मूवमेंट होती है वह कहाँ से कहाँ पे होती है? हायर एरिया ऑफ कंसनट्रेशन टू लोअर एरिया ऑफ कंसनट्रेशन। ठीक है, और क्यों होती है? ताकि दोनों जगह पे इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो सके। ठीक है, डिफियन इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन अ सेल एज वेल एज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो डिवीजन है ना, सब ये जो है प्रिंसिपल मेथड है जो कि चीज़ों को मूव करवाता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, एग्जांपल में इसकी आपने ऊपर से ये पहली 2 लाइनें जो इसकी डेफिनेशन की, और नीचे से ये वाला जो 3rd पैराग्राफ है ये इसकी एग्जांपल होगी। एग्जांपल में उन्होंने 2 एग्जांपल्स दी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफियन एक्सचेंज, gas exchange in gills and lungs occurring by the process and movement of glucose molecule from the small intestinal lumen into blood capillaries of villi is another example of डिफियन। ठीक है, जो 3rd पैराग्राफ है इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है डिफियन की। पहली एग्जांपल क्या है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो गिल्स और लंग्स में, वो किसके थ्रू होता है? डिफियन के थ्रू होता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी है ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो भी जो है वो सेल के कैपिलरी, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में जाता है थ्रू डिफियन। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट जो 2 लाइन्स है ये इसकी डेफिनेशन है, जो 3rd पैराग्राफ है ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है वो है, जो लास्ट लाइन है उसमें बता रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें एनर्जी यूज़ ना हो, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है, और ऐसी मूवमेंट जिसमें एनर्जी यूज़ हो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। ठीक है, तो डिफियन में क्या होते हैं? डिफियन में एनर्जी यूज़ नहीं होती, तो ये क्या है? ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटेड डिफियन। ठीक है, फैसिलिटेड डिफियन में क्या होता है? कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इटसेल्फ मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको मूव करने के लिए किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रोटीन के साथ अटैच होकर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन पे मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे जो मूवमेंट होती है जो किसी प्रोटीन के साथ होती है वो कहलाती है फैसिलिटेड डिफियन, जिसमें प्रोटीन जो है उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, उसको मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, मैनी मॉलिक्यूल डू नॉट diffuse freely across the cell membrane because of their size and charge. ठीक है, some molecule take into and out of cell with the help of transport protein present in cell membrane.
ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। व्हेन द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव अ सब्सटेंस फ्रॉम एयर होल एरिया ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफिशन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफिशन क्या है? ऐसी डिफिशन जिसमें प्रोटीन एज अ कैरियर यूज हो मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए, उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफिशन। फैसिलिटेटेड डिफिशन जो है वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस और एग्जांपल, इसको आपने क्या करना है, डेफिनेशन याद करनी है और थर्ड पैराग्राफ में एग्जांपल है। ठीक है, इसकी भी आपने डेफिनेशन याद करनी है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस क्या करती है? मूवमेंट होती है जो मेंटेन करती है वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को। ठीक है, ऑस्मोसिस बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर होती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर होती है वो कहलाती है ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है, अब मूवमेंट किस तरह से होती है? सबसे पहले तो आपने देखना है सोल्यूशन होता है। एक सोल्यूशन होता है, उसमें दो चीज़ें होती है। कौन सी? एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, और जो ऑस्मोसिस होती है उसने कहाँ से कहाँ जाना होता है? जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ से ऐसी जगह पे जाना होता है जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम हो। ठीक है, सोल्यूशन में जो सोल्यूट होता है वो कोई सॉल्ट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को ज़रा सिंपल वर्ड्स में, अगर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हो तो हम वो सिंपल ये लिख सकते हैं, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ज़रा थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी करके डेफिनेशन लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन। लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन है तो क्या होगा? सोल्यूट की कंसंट्रेशन किसी सोल्यूशन में कम होती है तो वहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन में क्या है? पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है टू द सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। हायर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो इन्होंने ट्रिकी करके थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है। अगर आप सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहो तो सिंपल क्या है? Osmosis, a movement of molecule across semi-permeable membrane from area of high water concentration to area of lower water concentration। ठीक है, यहाँ पे आपने वाटर का जिक्र ज़रूर करना है, वाटर नहीं तो आप सॉल्वेंट का जिक्र कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम एरिया ऑफ हाई सॉल्वेंट कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लो सॉल्वेंट कंसनट्रेशन। वैसे बेहतर है कि आप यही वाली डेफिनेशन याद करेंगे जिसमें इन्होंने कहा है कि लोअर सोल्यूट लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है। सॉल्वेंट ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पे पानी ज़्यादा है। ठीक है, उन्होंने थोड़ी सी ट्रिकी करके लिए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही है कि पानी ने हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ ही मूव करना है। ठीक है, ऑस्मोसिस के मूवमेंट को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए हमें एक टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होगा जिसे कहते हैं टॉनिसिटी। ठीक है, टॉनिसिटी अब क्या होती है? ये टॉनिसिटी की डेफिनेशन भी आपके पेपर्स में आती है। द टर्म टॉनिसिटी रेफर टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन बीइंग कंपेयर। ठीक है, टॉनिसिटी क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन होती है, दो सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको कंपेयर किया जाता है, उसे कहते हैं टॉनिसिटी कहते हैं। दो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को जब कंपेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टॉनिसिटी कहते हैं। अगर हमारे पास दो सोल्यूशन है, दो हमारे पास बकेट्स हैं और उसके अंदर वाटर है, तो ठीक है, एक में सोल्यूट की एक में नमक ज़्यादा और एक में सॉल्ट ज़्यादा कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो बकेट 1 है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बकेट 2। ठीक है, तो जब दो सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन को कंपेयर किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? टॉनिसिटी कहलाती है। टॉनिसिटी 3 तरह से कंपैरिजन होते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक और तीसरा होता है आइसोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो मतलब क्या होगा? उसमें पानी की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, हाइपोटोनिक ऐसा सोल्यूट होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सॉल्वेंट यानी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और आइसोटोनिक ऐसे सोल्यूट्स होते हैं जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, और ये दो हाइपोटोनिक आइसोटोनिक ये क्या होता है? कंपैरिजन में बोला जाता है दो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को लेकर। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन का ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर हम कोई सेल है, ठीक है, एक सेल को हम किसी सोल्यूशन में रखेंगे, वो सोल्यूशन अगर हाइपोटोनिक होगा तो उसके सेल पे क्या असर होगा? हाइपोटोनिक होगा तो सेल पे क्या असर होगा? और आइसोटोनिक होगा तो सेल में क्या असर होगा? ठीक है, अगर ये डायग्राम देखें आप, इस डायग्राम में सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोटोनिक की। ठीक है, आइसोटोनिक है मतलब जो ये सोल्यूशन जिस सोल्यूशन में सेल और जिस बकेट के अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर जो सोल्यूशन है उन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। ठीक है,
आइसोटोनिक है, सेल के अंदर जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन वो भी, और जो सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसकी कंसनट्रेशन क्या है, सेम है, ठीक है। जब सेम होगी तो जितनी क्वांटिटी में वाटर बाहर जा रहा होगा उतनी क्वांटिटी में ही वाटर सेल के अंदर आएगा, ठीक है। आइसोटोनिक कंसनट्रेशन में क्या होता है, जितना पानी बाहर जा रहा होता है उतना ही अंदर आ रहा होता है, सेम, क्योंकि दोनों तरफ सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसनट्रेशन सेम होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन है मतलब सोल्यूशन जो बाहर का है वो क्या है, उसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, ठीक है। और जो हमारा सेल है उसके कंपैरिजन में क्या होगा, हमारा सेल होगा हाइपरटोनिक, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है, पानी हमेशा मूव करता है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के कहाँ से कहाँ पे होती है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक पे, ठीक है। अब हमारा जो बाहर का सोल्यूशन है ये क्या है, हाइपोटोनिक है। बाहर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, जो सेल होगा उसके अंदर का सोल्यूशन, जो सेल है उसके अंदर का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। पानी जो है फ्रॉम बाहर से हाइपरटोनिक सोल्यूशन से इनसाइड द सेल आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, उसका जो वाटर के अंदर जो है सेल के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके वो रप्चर हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है, हाइपरटोनिक है, मीन्स यहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन कम है, ठीक है। तो अब पानी क्या करेगा, और इसके कंपेरिजन में जो हमारा सेल होगा वो सेल क्या होगा, वो हाइपोटोनिक होगा। सेल हाइपोटोनिक होगा तो जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया कि वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम हायर टू लो, ठीक है, फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, ठीक है। तो सेल से पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू होगा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। ये ऊपर वाले पैराग्राफ में उन्होंने ये सारा कुछ बताया हुआ है। व्हेन एनिमल सेल्स सच एज अ रेड ब्लड सेल्स इज प्लेस्ड इनसाइड इन आइसोटोनिक सोल्यूशन, द सेल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग इन द सेल इक्वल टू द रेट एट विच वाटर इज मूविंग आउट, ठीक है। ये आपका आइसोटोनिक का बताया उन्होंने कि जितनी क्वांटिटी में अंदर जा रहा है उतनी क्वांटिटी में ही बाहर आया तो क्या होगा, उसका शेप जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वाटर एंटर एंड सेल स्वेल एंड मैनी में रप्चर लाइक अवर फिल्ड बैलून, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह ये इसकी बात किया कि ये रप्चर हो जाएगा जबकि अब हाइपरटोनिक में रखा जाएगा। सिमिलरली एनिमल सेल प्लेस इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन विल लूज वाटर एंड श्रिंक इन साइज। सो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट एनिमल मस्ट हैव टू, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में एनिमल से क्या करना है, ऐसा मैकेनिज्म रखना है ताकि जो पानी जो है वो इनके ज़्यादा पानी जो है वो बाहर की तरफ ना जा सके। और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में एनिमल्स ने क्या करना है, ऐसा मैकेनिज्म रखना है ताकि ज़्यादा पानी उनके अंदर ना आ सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में भी मैकेनिज्म यही होता है, पर उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम आर समवट डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल्स वॉल, ठीक है। जो वाटर सॉल्यूशंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो क्योंकि सेल जो प्लांट सेल की जो रिजिडिटी होती है वो वाटर की वजह से ही आती है, तो उसमें उनका जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आइसोटोनिक की बात करेंगे तो आइसोटोनिक में क्या होगा, जो पानी जो है वो उसकी कंसनट्रेशन दोनों तरफ जो सेम है, तो क्या होगा, जितनी क्वांटिटी में बाहर जाएगा उतनी क्वांटिटी में ही अंदर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल जो है ना फ्लैसिड होगा। फ्लैसिड क्यों होगा, क्योंकि सेल के अंदर वो रिजिडिटी नहीं होगी, वो जो टर्गर जो उसको जो रिजिड करने के लिए सेल को पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ही नहीं होगा तो फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो सेल को रखा जाएगा और ये सेल की नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। इसमें नॉर्मल कंडीशन सेल नॉर्मल कंडीशन में किस वक्त होता है, जब वो रखा जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने का क्या मतलब है, पानी जो है वो बाहर से सेल के अंदर आएगा, सेल वो जो पानी है वो वैक्यूल के अंदर लेके जाएगा। आपने अभी ऑर्गेनेलिज में पढ़ा था कि वैक्यूल प्लांट के अंदर जो है वाटर को स्टोर करते हैं, वो वैक्यूल के अंदर जाएगा। वैक्यूल जो है वो साइज़ में बड़े होंगे, साइज़ में बड़े होने के बाद वो क्या करेंगे, प्रेशर जो है ना प्रेशर डालेंगे, वाटर प्रेशर डालेंगे इनर सेल मेम्ब्रेन में फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। इनर सेल वॉल पे प्रेशर डालेगा, इंटरनल अंदर से बाहर की तरफ जब प्रेशर डालेगा तो सेल की जो टर्जिडिटी आएगी, एक उसकी जो शेप है मेंटेन होगी, ठीक है। उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। जब पानी जब सेल के अंदर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है, वो टर्गर प्रेशर बिल्ड करता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, पानी का प्रेशर होता है जो इनसाइड द सेल होता है, सेल वॉल होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है, जो उसकी शेप को मेंटेन रखता है, ठीक है। लेकिन अगर सेल को रखा जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, सेल जो होगा अपनी वाटर जो है बाहर की तरफ भेजेगा, बाहर के सोल्यूशन में भेजेगा, क्योंकि सेल इटसेल्फ कौन सा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जब बाहर की तरफ भेजेगा सेल श्रिंक हो जाएगा, जब श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं।
ठीक है। इस पैराग्राफ में उन्होंने ये ऊपर एनिमल्स के बारे में था, नीचे वाला जो है वो प्लांट्स के बारे में। ये तीनों डायग्राम्स उन्होंने शो एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है। Water based problem is somewhat different from the plant cell because of their rigid cell wall. Most of plant cell live in hypertonic environment. There is a low concentration of solute in extracellular fluid than a cell. As a result, water tend to move from inside cell एंड देन इनसाइड वैक्यूल। ठीक है। बाहर से पानी किधर आएगा, ये इस कंडीशन को एक्सप्लेन करें। बाहर से किधर आएगा, सेल के अंदर आएगा क्योंकि हाइपरटोनिक था। ठीक है। इनसाइड द सेल आएगा और सेल से किधर जाएगा, वैक्यूल में। व्हेन वैक्यूल साइज इंक्रीज साइटोप्लाज्म प्रेस firmly against the interior of wall which expand a little due to strong cell wall. Plant cell does not rupture but instead become rigid. In this condition the outward pressure on a cell wall exerted by internal water is known as trigger pressure. ठीक है। ये ड्यू टू से लेकर ट्रिगर प्रेशर तक आपने ट्रिगर प्रेशर की डेफिनेशन याद करनी था। फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रिगर। ठीक है। इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट नेट अपटेक ऑफ वाटर एंड इज इनफ टू द मेक द सेल ट्रिगर इज एंड इट इज़ फ्लैसिड। ठीक है। ये क्या होगा, ये अब आइसोटोनिक में क्या होता है, इतना पानी नहीं होता कि उसको ट्रिगर बना सके, तो वो सेल क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है। ठीक है। लूज़ कर देते हैं अपनी स्ट्रेंथ को। ठीक है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, इन प्लांट सेल लूज वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक एंड श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस को उन्होंने एक्सप्लेन। नेक्स्ट उन्होंने बात की ओपनिंग ऑफ ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल। ठीक है। गार्ड सेल ऑस्मोसिस और गार्ड सेल जो है वो ऑस्मोसिस की वजह से किस तरह से ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है। अब स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ के अंदर जो होते हैं ना, स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके अंदर से वाटर जो है वो मूव करता है। ठीक है। जो स्टोमेटा होता है उनकी जो ओपनिंग होती है वो कंट्रोल होती है गार्ड सेल से। ठीक है। स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो कंट्रोल हो रही होती है गार्ड सेल से। अब गार्ड सेल किस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं वो हम देखते हैं। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में प्लांट्स के अंदर जो होती है वो फोटोसेंसिस हो रही होती है जिसकी वजह से वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं। ठीक है। ग्लूकोज बना रहे होते हैं मीन्स क्या होगा कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से उसमें सल्यूट की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी डे टाइम में गार्ड सेल में, तो क्या होगा, वो हाइपरटोनिक हो जाएंगे। जब वो हाइपरटोनिक हो जाएंगे, जो उसके नियर बाय सेल होंगे वहाँ से क्या होगा, पानी जो है वो गार्ड सेल्स में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सेल इटसेल्फ जो गार्ड सेल होंगे वो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या बन जाएंगे, हाइपरटोनिक बन जाएंगे। उनके सराउंडिंग सेल्स क्या बन जाएंगे, हाइपोटोनिक। ठीक है। तो पानी क्या होगा, हाइपोटोनिक सेल से एपिडर्मल सेल से किधर आ जाएगा, इनसाइड द गार्ड सेल, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। वो स्वेल होकर रिजिड होंगे, रिजिड होकर वो ओपन हो जाएंगे और पोर्स जो है वो खुल जाएंगे। ठीक है। अब रात के वक्त क्या होगा, रात के वक्त ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। जब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होगी तो पानी जो है वो गार्ड सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उस वक्त क्या बन जाएंगे, वो सल्यूट की कंसनट्रेशन कम होने की वजह से गार्ड सेल बन जाएंगे हाइपोटोनिक। और जब हाइपोटोनिक बन जाएंगे रात के वक्त, तो पानी उनके अंदर से बाहर निकलना शुरू होगा, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएंगे और श्रिंकिंग की वजह से गार्ड सेल्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है। अब नीचे है एप्लीकेशन अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अगर उसकी नॉलेज हो तो उसको डिफरेंट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जा सके। ठीक है। क्योंकि हमें पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से जाने देती है, बाकी सबको नहीं जाने देती। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर आर्टिफिशियल सिंथेसाइज या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया को, फंजाई और वायरस वगैरह को अपने अंदर से नहीं गुजरने देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो जो अब आजकल एडवांस वाटर ट्रीटमेंट्स जो टेक्नोलॉजीज़ जो होती है उसमें जो फ़िल्टर लगाया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, ताकि जब पानी फ़िल्टर हो तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई ना हो, क्योंकि वो उसके अंदर आने नहीं देते। ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन हो रही होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको फोर्स करके बाय फोर्स जो है वो मेम्ब्रेन से क्रॉस किया जाता है। ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है बाय फोर्स। ठीक है। और वो फोर्स कौन सी होता है, हाइड्रोस्टैटिक, या तो पानी की प्रेशर होता है या ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है। इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स टू मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। ठीक है। इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। नीचे इसकी एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में वो बात कर रहे हैं एनिमल सेल। इन एनिमल सेल
इन एनिमल सेल्स जो होता है, एनिमल सेल्स में क्या होता है, इन एनिमल सेल्स जो होता है वो ब्लड प्रेशर जो होता है वो फोर्स कर रहा होता है जो ब्लड के अंदर जो वाटर एंड सॉल्ट होता है उसको मूव करे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कैपिलरी की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उससे फोर्स करता है आउटसाइड द सेल, ठीक है। फिल्ट्रेशन के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ओनली मूव करते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और ब्लड वेसल लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन वगैरह उसके अंदर से पास नहीं होते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिससे भी हमने डिफियर में पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो कौन सी ट्रांसपोर्ट थी जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होगी जिसमें एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होती है, ऑपोजिट कंसंट्रेशन होती है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होती है, इस वजह से यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। इसकी एग्जांपल उन्होंने दिया है नर्व सेल की, ठीक है। नर्व सेल्स जब होते हैं जब वो नॉन कंडक्टिव फेज में होते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टिव क्या होता है, जब उसके अंदर से नर्व इम्पल्सेस नहीं गुजारी होती है, ठीक है। तो नर्व सेल्स जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन होती है, सोडियम पोटेशियम कैरियर प्रोटीन होती है, पंप होता है, ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये रेस्टिंग फेज में क्या करना होता है इसने, जब नर्व इम्पल्सेस जब रेस्टिंग फेज में होती हैं, नर्व सेल जब रेस्टिंग फेज में होते हैं तो इनके अंदर से कोई नर्व नहीं गुजारी होती, नर्व इम्पल्स नहीं गुजारी होती, उस वक्त सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन का क्या काम है, उसने इनसाइड द मेम्ब्रेन जो होती है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन जो होती है वो सोडियम की कंसनट्रेशन जो है वो कम करनी होती है और पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा करनी होती है, ठीक है। ये रेस्टिंग कंडीशन होती है, तो इसके लिए वो क्या करता है, एनर्जी को यूज़ करता है ताकि सोडियम को सेल इनसाइड से आउटसाइड मूव करवा सके जहाँ पे वो पहली क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है, और पोटेशियम को बाहर से अंदर की तरफ ला सके जहाँ पे उनकी पोटेशियम की क्वांटिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम हो रहा होता है, सोडियम जो होते हैं वो लोअर से हायर की तरफ जा रहे होते हैं, पोटेशियम भी लोअर से हायर की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है एटीपी की फॉर्म में, ताकि इनसाइड जब नर्व इम्पल्स जो होती है वो रेस्टिंग फेज में होती है तो वो अपनी जो इंटरनल जो है वो कंडीशन है जिसमें सोडियम की कंसंट्रेशन कम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन का ज़्यादा होना ज़रूरी है, उसको मेंटेन कर सके, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एनर्जी यूज़ होती है, ये किसके थ्रू होती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ, ये नर्व इम्पल्स है, ये नर्व सेल है। नर्व सेल्स के अंदर जब वो नॉन कंडक्टिंग फेज जो रेस्टिंग फेज में होता है, जब उसके अंदर से नर्व इम्पल्स नहीं गुजरती, उस वक्त उसका क्या होना ज़रूरी है, उसके इनसाइड जो सेल होता है उसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन का ज़्यादा और सोडियम की कंसंट्रेशन का कम होना ज़रूरी है, ठीक है। इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए एटीपी के जो सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन है वो एटीपी यूज़ करता है ताकि सोडियम को अंदर से बाहर की तरफ मूव करवा सके और पोटेशियम को बाहर से अंदर की तरफ मूव करवा सके, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जब सेल जब किसी चीज़ को अपने अंदर लेके जाता है, इंजेक्शन ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। सेल क्या करता है, अब जो सेल होता है वो जिस चीज़ को अपने अंदर लेके जाना होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन, उसको उसके सराउंडिंग के अंदर मेम्ब्रेन को फोल्ड करके अब उसको अपने अंदर ले आता है, ठीक है। सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय इनफोल्डिंग और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, एक होती है फेगोसाइटोसिस, इसको सेलुलर ईटिंग भी कहा जाता है जिसमें सॉलिड मटीरियल को इनसाइड द सेल लेके जाया जाता है। दूसरी होती है पेनोसाइटोसिस और इसमें क्या किया जाता है, लिक्विड मटीरियल को इनसाइड द सेल लेके जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्ट। बल्की मटेरियल को आउटसाइड द सेल जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और इसमें जो है वो जो प्रोसेस होता है न्यू मेम्ब्रेन को ऐड कर देते हैं विच रिप्लेस बाय द मोस्ट मेम्ब्रेन को ऐड कर लेते हैं जो कि सेलुलर एंडोसाइटोसिस के दौरान जो है वो रिप्लेस हुई होती है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये एंडोसाइटोसिस हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, सेल बल्की मटेरियल है उसके अंदर मेम्ब्रेन आई और मेम्ब्रेन में जो वो है बल्की मटेरियल्स को अपने अंदर ले गया। एक्सोसाइटोसिस ने क्या किया, एक्सोसाइटोसिस में मटेरियल था इसके सराउंड में आया, मेम्ब्रेन से निकला और यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल इस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस और सेलुलर जब एक्सपोर्ट करते हैं बल्की मटेरियल को उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये सारी जो है आपकी डेफिनेशन फिनोमिनाज हैं जो इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बताई गई है, वो किस तरह से कौन से फिनोमिनाज को यूज़ करते हुए और किस तरह से होती है। आपने क्या करना है, आपने इन सारी फिनोमिनाज की डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल्स लिखनी है
इसके बारे में आपने क्या करना है, आपने 3 हेडिंग्स बनानी है, आइसोटोनिक की, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक की। आपने बताना है आइसोटोनिक में एनिमल सेल में की शेप किस तरह से की होगी, हाइपरटोनिक में किस तरह से होगी, और हाइपोटोनिक पे किस तरह से होगी, ठीक है। इसी तरह प्लांट की भी आपने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक में बताना है कि उनकी शेप किस तरह से होती है। टाइगर प्रेशर और प्लाज्मोसिस की डेफिनेशन भी आपने लिखनी है। ये गार्ड्स एप्लीकेशंस भी आपने याद करनी है, और बाकी सब की इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपने लिखनी है। और ये डायग्राम की भी आपने डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है, ये भी पेपर्स में आती है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।